अपना टॉपिक है भाई भूकंप, यानी आज हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये बताओ कि भूकंप होता क्या है। तो ऐसा होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके नीचे ऐसे प्लेट है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, मान लो आप कल्पना करो, इमेजिन करो, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नीचे देखो, तो नीचे दो प्लेट होंगे ऐसे। मान लो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये एक दूसरे से टकराती है तो कंपन पैदा होता है। उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप, यानी अर्थक्वेक कहा जाता है। अभी 1 सेकेंड। अभी देखो, तो पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। तो सबसे पहले देखो भूकंप का अध्ययन कैसे किया जाता है, यानी इसकी जो स्टडी होती है वो कैसे की जाती है, उसके बोलते क्या है? तो वो होता है सीस्मोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप के अध्ययन को हम सीस्मोलॉजी कहा जाता है। तो और जो भूकंप को मापता है वो होता है सीस्मोग्राफ, यानी जिससे मान लो कोई ग्राफ है, वो भूकंप की तीव्रता यानी कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है उसको मापता है। तो सीस्मोलॉजी तो होगा इनका स्टडी, और सीस्मोग्राफ होगा जो भूकंप को मापता है। अभी देखो, जब भूकंप आता है ना, तीन तरह की तरंगे होती है, यानी तीन तरह की, तो 3 टाइप्स ऑफ वेव्स आती हैं। ठीक है, एक तो होते प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीय तरंगे। और तीसरी होती है सतही तरंगे, यानी सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो पहली तो जो प्राइमरी होगी वो होगी पी, दूसरी सेकेंडरी होगी एस तरंगे, और जो सतही तरंगे होगी वो एल वेव, यानी इस तो इन क्योंकि एल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एच डी लव थे कोई, तो उन्होंने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो 3 टाइप की ये वेव हो गई। अब इनके बारे में थोड़ा आगे थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। अभी देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते हैं प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? देखो, जो प्राइम पी से होता है प्राइमरी वेव्स, पी तरंगे जो सबसे पहले ही पहुंचती है ना किसी भी जगह पर, वो होती है प्राइमरी वेव्स। तो वैसे भी जिसको प्राइमरी, प्राथमिकता ऐसे याद रख सकते हैं हम। तो किसी भी स्थान पर पहुंचने वाली सबसे पहली प्राइमरी वेव्स, ये ना हर माध्यम से, हर मीडियम से होकर गुजर सकती है, यानी ठोस, द्रव, गैस। यानी ये सॉलिड से भी निकल सकती है, ठीक है, ये लिक्विड से भी गुजर सकती है, और ये गैस से भी निकल सकती है। तो इनको ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोई मीडियम चाहिए जाने के लिए, नहीं, जो मीडियम आएगा उससे निकल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। और सबसे ज़्यादा स्पीड किन की होती है? इन्हीं की होती है, प्राइमरी वेव्स की। ठीक, और सबसे तेज़ भी यही चलती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा स्पीड है तो सब सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा यहीं पहुँचेंगी। तो ये दोनों कारण थे। तो इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, अब अनुदैर्घ्य हम थोड़ा सा आगे बताएंगे क्या होता है। ठीक है, संकुचन या फैलाव, मान लो अनुदैर्घ्य होते हैं ऐसे, ये एक बार ये खुल गई, फिर थोड़े ये संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होता शायद, और कॉन्ट्रैक्शन। तो थोड़ा आगे दिया हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा सा सब्र रखना भाई आगे। तो ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स को क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। इनमें संकुचन या फैलाव होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन नहीं होता और वर्ड यूज होता होगा। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आ गया सेकेंडरी वेव्स। तो जो सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंगे होती हैं, ठीक है, ये पढ़ा था हमने सेकेंडरी वेव्स, इनको एस तरंगे भी बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स। तो देखो, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ जैसे पैसे जैसे जो प्रकाश तरंगे होती है वो भी अनुप्रस्थ होती है। इनके बारे में आगे दिया हुआ, अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्घ्य क्या होती है, इसी वीडियो में लास्ट में। तो देखो, जो सेकेंडरी वेव्स होती है ना, वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, यानी इनको पास होने के लिए केवल सॉलिड अगर वो होगा तो उससे पास होंगे, नहीं तो ये नहीं जाएंगी। लेकिन जो प्राइमरी थी वो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आया है हमारा वो है सतही तरंगे, यानी इनको बोलते हैं सतही तरंगे। सतही तरंगे यानी सरफेस वेव्स भी इनको कहा जाता है, सरफेस वेव्स। इनको धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि सरफेस से तो धरातल ही होता है। ये सबसे लंबी तरंगे होती हैं, इनकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इनको लव तरंगे भी कहा जाता है क्योंकि ये कोई एच डी लव थे तो उन्होंने इनकी खोज की थी। ठीक है, तो ये धरातल तक ही सीमित रहती हैं और कहीं नहीं जाती, ये सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित रहेंगी, इसलिए इन्हें धरातल तरंगे कहा जाता है। ये भी तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, यानी ये सॉलिड से भी निकलेंगी अपनी, और ये लिक्विड से भी जा सकती हैं, और ये गैसियस मीडियम से भी जा सकती हैं। ठीक है, यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर निकलती है। और सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सी होती हैं? ये सतही तरंगे ही होती हैं भाई, जो सबसे ज़्यादा विनाश करती हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो तीनों तरंगे के बारे में पढ़ लिया हमने। पहला था प्राइमरी, ठीक है, दूसरा था सेकेंडरी, तीसरा था सतही। ये जो प्राइमरी और सतही होती है तो तीनों माध्यम से गुजरेंगी।
ये प्राइमरी सबसे फास्ट होते हैं, किसी भी जगह सबसे पहले जाती है, उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, अभी देखो अनुदैर्घ्य तरंगे, मैंने कहा था ना इस वीडियो में बता दूंगा मैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ऐसे चलती है लॉन्गिट्यूडनल, यानी इनमें जो कण होते हैं वो इनके समांतर गति करते हैं। ठीक है, जो कण होते हैं, जो वेव होती है, इनके समांतर, इनके पैरेलल गति करेंगे, ऐसे चलती हैं ये, ऐसे हमें डायग्राम में दिया गया। तो इसमें एक तो जैसे ये दूर हो गई ऐसे, विरलन और संपीड़न होता है इसमें, नहीं रेयर रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है इसमें। यानी एक बार तो ये देखो ये दूर दूर हो गई, ये तो रेयर फ्रैक्शन, फिर ये नज़दीक नज़दीक ऐसे आ गई तो कंप्रेशन। यानी विरलन और संपीड़न पाया जाता है अनुदैर्घ्य तरंगों में। तो कौन सी थी अनुदैर्घ्य तरंगे? वो थी पी वेव्स। जो हमारी पी वेव्स थी वो कैसी तरंगे थी? अनुदैर्घ्य तरंगे थी, यहाँ देख सकते हो पी वेव्स अनुदैर्घ्य। और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल समझ रहा हो तो ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे हो सकती है। तो इनका तो याद रखने का एक आसान सा तरीका है। मान लो अनुदैर्घ्य है, अभी द से ध्वनि भी बनती है, तो अनुदैर्घ्य यानी ध्वनि, तो जो ध्वनि वेव्स होती है कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। हिंदी में तो ऐसा ठीक था याद रखने के लिए। और लॉन्गिट्यूडनल, तो ध्वनि क्या होती है? साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अनुप्रस्थ तरंगे, तो इसमें प है, तो इसमें अब याद रख सकते हैं प्रकाश, यानी जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। जो प्रकाश तरंगे होती है ना ऐसे गति करती है, ऐसे लंबवत गति करती है ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे लंबवत, यानी ये क्या बोलते हैं? ओरिजेंटल, ओरिजोनटल हो सकता है। ठीक है, हिंदी में तो लंबवत होता है। एक बार ये ऊपर जाएंगी ऐसे, उसके बाद ये नीचे आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिर ऊपर जाएंगी ऐसे, फिर नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, ऐसे गति करती हैं। अगर ये डायग्राम मिले तो कैसा डायग्राम है? ये अनुप्रस्थ तरंगी होती है। या जो ऊपर और नीचे जाती है, तो मान लो ये देखो ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गई है ऐसे, इसको बोलते हैं हम शिखर यानी क्रेस्ट। और जो मिनिमम पॉइंट होता है उस नीचे जाते हैं उसको बोलते हैं हम गर्त यानी ट्रोप्स। ठीक है, तो ऐसे गति करती है, इनको बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ कौन सी थी हमारी? याद रखना, जो सेकेंडरी वेव्स थी वो अनुप्रस्थ तरंगे थी, वो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती थी। ठीक है, ये याद करेंगे अनुप्रस्थ। अभी देखो जो ये होती है तरंगे होती हैं, जो कोई भी, सबसे पहले जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा ना उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, जो जिसमें पार्टिकल पास होंगे तो उसका घनत्व यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस चीज़ की। अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें ये तेज़ी से चलेंगी। मान लो अगर जल है, मान लो तीन चीज़ें हैं, मान लो कोई एक तो मेटल है कोई भी, यानी धातु है। मेटल के बाद है कोई भी, मान लो वाटर ला ले हमें, लिक्विड है। उसके बाद है गैस। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी? मेटल में, क्योंकि इनमें डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल की घनत्व। उसके बाद वाटर का कम होता है, उसमें थोड़ी स्पीड कम होगी, और गैस में ज़्यादा होगी। तो इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी हमें? ठोस में। यानी इनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वो होगी सॉलिड में, होगी इनकी ज़्यादा स्पीड। और सबसे कम किस में होगी? सबसे कम होगी इनकी गैस में, क्योंकि इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं ना इसकी, तो इसका घनत्व यानी इसकी डेंसिटी गैसों की कम होती है। एक होती है जो द्रव से नहीं, जो तरंगे द्रव से यानी जो लिक्विड से नहीं गुजरती, उन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं गौण तरंगे। ठीक है, तो उनको गौण तरंगे कहा जाता है। अब देखो भूकंप से संबंधित दो तीन पॉइंट है ये। एक पहले देखो अवकेंद्र होता है क्या, यानी एक होता है हाइपोसेंटर यानी अवकेंद्र। मान लो एक थोड़ी सी इमेजिन करो, कल्पना करो, जहाँ आप खड़े हैं या बैठे हैं, तो धरती के नीचे यानी अर्थ के नीचे भी नीचे जाओ, तो मान लो 20 30 40 मीटर, जितना मीटर सोचो उतना सोचो। तो मान लो वो कोई पॉइंट है जहाँ से भूकंप का स्टार्ट हुआ है, यानी नीचे प्लेट टकराई है एक दूसरे से, तो वहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद उसका स्टार्ट हुआ तो ऊपर आ गई ना वो। तो जहाँ पर हमारी धरती के नीचे जिस पॉइंट से मान लो डीप गए हैं, जिस पॉइंट से इसका उद्गम हुआ ना भूकंप का, ठीक है, अर्थक्वेक, तो उसको बोलते हैं अवकेंद्र यानी आइपो सेंटर, जहाँ से इसको आइप मिली है भूकंप को। ठीक है, अभी देखो एक होता है सैडो जोन। सैडो जोन क्या होता है? मान लो अगर 11,000 से नीचे कोई हो तो 5,000 किलोमीटर एरिया होता है, इसके बीच में ना ये भूकंप की तरंगे नहीं पहुंचती, कोई भी तरंग नहीं पहुंचती भूकंप की, तो उसको बोलते हैं छाया क्षेत्र, क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद होता है एक अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर। तो हमने मान लो आइपो सेंटर तो पढ़ा था कि मान लो ये अर्थ है, अर्थ के नीचे कुछ 10 20 किलोमीटर जहाँ पर से भूकंप स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं
अब भूकंप जहाँ से स्टार्ट हुआ बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आप ऊपर आ जाओ धरती के ऊपर, ठीक है, जहाँ बैठे हो या खड़े हो धरती के ऊपर। तो जिस पॉइंट धरती के ऊपर जो पॉइंट है ना उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। माने जहाँ से भूकंप उठा उसके ठीक ऊपर पृथ्वी पर जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। अभी आपको एक क्वेश्चन बताना है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगें पहुँचती हैं, ये क्वेश्चन था। थोड़ा सोच कर बताओ तो सबसे पहले किसी भी जगह पर पहुँचने वाली कौन सी थी, पी वेव्स थी, प्राइमरी वेव्स। अब ये डायग्राम से समझो, ठीक है। तो मान लो ये सीस्मिक भूकंपीय तरंगे, 1 सेकंड देखो, ये भूकंपीय तरंगे आ गई है, एक बार को, ठीक है, ये होगी भूकंपीय, कहाँ, ये भूकंपीय तरंगे होगी, ठीक है। यहाँ पृथ्वी के मान लो ये पॉइंट है, तो ये तो अर्थ है हमारी, अर्थ के नीचे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो हाइपोसेंटर हो गया ना, यानी फोकस केंद्र हो गया जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है। मिल गए। अब ये एग्जैक्ट हम पृथ्वी पर आएंगे 90 डिग्री पूरा, ये पृथ्वी के ऊपर कोई पॉइंट आ गया ये, तो जिस पॉइंट पृथ्वी के ऊपर उसको बोलते हैं एपी सेंटर, ठीक है। ये अपोकेंद्र क्या था, अवकेंद्र था, ठीक है। और उसके बाद क्या था हमारा दूसरा, अधिकेंद्र, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ अधिकेंद्र, जो पृथ्वी के ऊपर बिंदु होता है अधिकेंद्र, ठीक है। ये ऐसा था इसके बारे में, इन दोनों चीज़ समझ गए होंगे। अभी देखो भूकंप मापने के लिए एक स्केल होता है ना, उसको बोलते हैं हम रिक्टर स्केल। तो रिक्टर हुआ करते थे कोई, और एक दो लोगों ने इसकी है ना खोज की थी, इसके कारण उनका नाम पड़ा था रिक्टर स्केल। तो ये तो भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने गई, इंटेंसिटी कितनी तीव्रता का भूकंप है। तो उस पर देखो 0 से ना 9 तक, ऐसे 1 से 9 तक वो होते हैं उस पर निशान, 9 तक होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लो 2 से और 3 अगर मैग्नीट्यूड का भूकंप है, ठीक है, वो तो हल्का भूकंप होगा। और अगर 6 से ऊपर यानी 6.2 7 का, इससे 6 से ऊपर जाओगे तो ये शक्तिशाली भूकंप होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं ये, ठीक है। अभी एक और देखो, इसमें मान लो अगर 1 है, 2 है, 3 है इनका, तो ये जो पिछला है ना 1 से 2, ये 10 गुना शक्तिशाली होगा, और 3 से 4 ये इससे 2 गुना शक्तिशाली होगा। तो ऐसे ही जैसे मान लो अगर सीधा सा एग्जांपल समझो कि एक 2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है और एक आया 4 मैग्नीट्यूड का, तो इससे कितना शक्तिशाली होगा सोच के बताओ। तो 2 से 3 का तो कितना शक्तिशाली होगा, ये 10 गुना पावरफुल होगा, और 3 से 4 का ये 10 गुना पावरफुल, यानी 2 से 4 तक टोटल पावरफुल होगा 10/10 यानी 100 गुना, यानी 10 का स्क्वायर, इतना पावरफुल होगा ये। तो ये था अपना पूरा भाई भूकंप का चैप्टर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।